हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री शुरू किए थे ना। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा था कि हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट्स, या फिर टोटल हीट गेन्ड इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहां तक हम लोग देख चुके थे कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल तक। आज हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि ये रहा। ट्राई करेंगे इसको जल्दी सब लोग। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करिए जल्दी जल्दी और आंसर बताइए मुझे। छोटा सा क्वेश्चन है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, ट्राई करिए। देखो क्या होगा। 2 kg पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 3 kg पानी है 40 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिक्स कर दिया। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T। ये T मुझे निकालना है। तो मैं बोलूँगा इसने जो हीट गेन किया प्लस इसने जो हीट गेन किया उसका सम होना चाहिए जीरो। तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 होना चाहिए जीरो। इसका मतलब डेल्टा Q कितना होता है? ms डेल्टा T। तो यहाँ पर पानी का मास है 2 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T हो गया T माइनस 20, प्लस यहाँ पर मास है 3 kg इंटू जिस पानी है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ही रहेगा, इंटू T माइनस 40। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? फाइनल T इनिशियल 40। इन दोनों का सम होना चाहिए जीरो। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैंसिल हो गया कॉमन आके, तो आगे आपके पास 5T इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 160। दिस इंप्लाइज टेम्परेचर T इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, सबका आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था एकदम। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी ट्राई करेंगे सब लोग जल्दी जल्दी। क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अ कंटेनर कंटेन्स 2 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 1 kg वाटर एट 50 डिग्री एंड 2 kg वाटर एट 70 डिग्री। तीन चीजें मिक्स कर दी हैं। 2 kg वाटर है, तीनों तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 kg एट 30 डिग्री प्लस
1 kg at 50 डिग्री प्लस 2 kg at 70 डिग्री, तीनों को मिक्स कर दिया, फाइनल टेम्परेचर लेट से T आ गया, ये टेम्परेचर T मुझे बताना है। तो क्या करेंगे, इसने इसके द्वारा गेन किया गया हीट प्लस इसके द्वारा गेन किया गया हीट प्लस इसके द्वारा गेन किया गया हीट, तीनों का सम 0, मतलब कि 2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को S बोल लेता हूँ, S इंटू टी माइनस 30, क्योंकि तीनों का स्पेसिफिक हीट सेम है, फिर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट S इंटू टी माइनस 50 प्लस 2 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टी माइनस 70 इक्वल्स टू 0। S कैंसिल हो गया, क्या बचा 2t प्लस t प्लस 2t 5t इज इक्वल टू 2 इंटू 30 60 प्लस 50 प्लस 2 इंटू 70 140, दिस इंप्लाइज t आ गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कॉपी हुआ? सेम क्वेश्चन है, दोबारा किया है, बस दो की जगह 3 कंपोनेंट्स को जोड़ा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a calorimeter of water equivalent 100 gram contains 2.9 kg water at 20 degree Celsius. 5 kg water at 60 degree Celsius is poured into the calorimeter. We need to find the final temperature of the mixture. देखो भाई क्या बोला है कि 2.9 kg वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस, इस पे मैंने 5 kg वाटर एट 60 डिग्री मिक्स कर दिया है, मुझे फाइनल टेम्परेचर T बताना है। पर इसमें एक चीज़ और थी, सिर्फ 2.9 kg वाटर नहीं है आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे, बल्कि कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों? क्योंकि कैलोरी मीटर में अगर 20 डिग्री सेल्सियस में पानी रखा हुआ है तो कैलोरी मीटर का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ही रहेगा। अब 2.9 kg वाटर था प्लस कैलोरी मीटर का आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, तो आप इसको 100 ग्राम वाटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, प्लस कैलोरी मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और 5 kg पानी हमने डाल दिया 60 डिग्री सेल्सियस में, तो ये दोनों मिलाकर जितना हीट गेन करेंगे प्लस ये जितना हीट गेन करेगा उसका सम 0 होगा, मतलब कि 2.9 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी टी माइनस 20 प्लस कैलोरी मीटर कितना करेगा 100 ग्राम है, मतलब कि 0.1 kg, 0.1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि हीट गेन बाय कैलोरी मीटर कैसे निकालोगे, वाटर इक्वलेंट W इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, तो 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू वाटर इंटू टी माइनस 20 प्लस 5 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो S है ना, ये वाला जो S है, ये S ले लो, ये S ले लो, ये S ले लो, तीनों के तीनों किसका स्पेसिफिक हीट है, पानी का स्पेसिफिक हीट है। इनका सम 0 करना है, तो यहाँ देखिए 2.9 और 0.1 सीधे ऐड हो गए, 3 हो गया, S कैंसिल हो चुका है, तो 3 टाइम्स T माइनस 20 प्लस 5 टाइम्स T माइनस 60 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 8T इज इक्वल टू 60 प्लस 300 360, दिस इम्प्लाइज टेम्परेचर T इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दो। एकदम इजी है ना ये, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। फेज चेंज, अगला टॉपिक क्या है हमारा, फेज चेंज। देखिए आप सबको पता है कि जो हमारा मैटर है वो 3 स्टेट्स में रह सकता है मेनली, वैसे तो और भी स्टेट्स होते हैं, मुझे मालूम है आप लोग उससे कुछ, कई लोग बोलेंगे कि सर प्लाज्मा भी होता है और भी कुछ कुछ होता है, बट मेनली 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और मटेरियल जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, उन इन तीनों फेजेस में इंटरचेंज भी होता रहता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट भी होता है, एंड वाइस वर्सा।
अगर कोई मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, जैसे कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। और वहीं अगर वही मटेरियल लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? कोई नाम बताएगा मुझे इसका? सर एवापोरेशन। इसको कहते हैं बॉइलिंग, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को कहते हैं क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका कैम्फर है ना, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर कोई मटेरियल गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये आपको सबको पहले से मालूम है, पता है कि नहीं पता? Yes, sir. There is one more term called evaporation. अब ये evaporation क्या होता है और how is it different from vaporization and boiling? ठीक है, ये भी तो समझना होगा ना। बाकी सब कुछ तो क्लियर है, ये evaporation क्या होता है और ये boiling और vaporization से कैसे डिफरेंट है ये समझना होगा। देखिए, तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन वर्सेस एवापोरेशन। देखो भैया, बॉइलिंग जो है या वेपराइजेशन जो है ये फास्ट प्रोसेस है, एवापोरेशन स्लो प्रोसेस है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे मतलब या फिक्स्ड टेम्परेचर पे काम पे होता है, टेक्स प्लेस at a fixed temperature, and evaporation takes place at all temperatures. बॉइलिंग के केस में क्या होता है आपका? बॉइलिंग या वेपराइजेशन के केस में जो क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर होता है ना लिक्विड का अपने सरफेस के ऊपर, वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखिए, अब सबको पता है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है तो लिक्विड वैसे तो लिक्विड स्टेट में है ये, बट इसके सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स लगातार एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, मतलब इसके ऊपर पहुंचते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड से बाहर निकलते हैं लिक्विड के सरफेस से और फिर वापस अंदर भी चले जाते हैं। यहाँ पर इन लिक्विड्स के इन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस से एक वेपर प्रेशर बना रहता है। ठीक है, अब अगर विंड ब्लो कर रही है लेट से, तो विंड क्या करेगी? इन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी, है ना। और थोड़ी थोड़ी हवा तो हमेशा चलती रहती है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स हवा के साथ निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ये लगातार हर टेम्परेचर पे होता रहता है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते, जब ये वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड इजीली गैस में कन्वर्ट हो पाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड से कन्वर्ट होकर गैसेस फेज में गए थे वापस अंदर नहीं आएंगे, बल्कि यहां से सीधे निकल ही जाएंगे, कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
एवेपोरेशन के केस में विंड चलने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल था ये साथ में चला गया विंड। वेपराइजेशन के केस में या बॉइलिंग के केस में ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए विंड की जरूरत नहीं है, ये अपने से ही चला जाएगा। ठीक है? यस सर। और इसीलिए वेपराइजेशन जो है वो फास्ट होता है, एवेपोरेशन स्लो होता है। ये हर टेम्परेचर पे होता है एवेपोरेशन, और बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये तो आसान है, बचपन से जानते चीजों को। तो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और सॉलिड आपस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आइस मेल्ट हो रहा है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी टेम्परेचर पे पानी फ्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है। ये वो टेम्परेचर है जहां पर एक सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में रह सकता है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड और गैस दोनों स्टेट हो सकते हैं आपके सब्सटेंस के। ठीक है? पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, पानी के लिए, एक सेकंड, मैं उल्टा बोल गया क्या? सॉरी, बहुत ज़्यादा गलत बोल गया। मैं बॉइलिंग को मेल्टिंग पढ़ लिया था। क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर लिक्विड और गैस इंटरचेंज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में, जो कि पानी के लिए अगर देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर सॉलिड और लिक्विड का इंटरचेंज होता है। समझ में आई बात? मैं पहले कुछ गलत लिखा क्या? ठीक है, यहां सही था। ठीक है ना। ये 100 डिग्री सेल्सियस सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस लिखने की जरूरत नहीं, इसको मिटा ही देता हूं। 100 डिग्री सेल्सियस गलत है। ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस सिर्फ पानी के लिए था, सिर्फ H2O के लिए था। बाकी आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो चीजें हैं। पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को किस किस चीज से फर्क पड़ता है। तो देखो भैया, हमने अभी अभी देखा कि बॉइलिंग कब होती है? तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना। तो मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइल होने में ज्यादा वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब बॉइलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, हायर टेम्परेचर पे होगी। क्या है? एज PATM इंक्रीजेस, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। समझ में आई बात? जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही होगा। क्यों? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉयल होने के लिए वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। राइट? समझ में आ रही बात? ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर को धक्का लगा के लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा जगह लेगा ना, तो आपके एटमॉस्फेयर को धक्का लगा के मूव करेगा। तो एटमॉस्फेयर को धक्का लगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के हिसाब से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर पे होगा। ठीक है बेटा? तो एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसके सिंपल रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। प्रेशर कुकर का नाम सुना है? सुना ही होगा, यूज होता ही होगा प्रेशर कुकर घर में। तो प्रेशर कुकर क्या होता है? इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? हम स्टीम को बाहर नहीं निकलने देते तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। खाना जो नॉर्मली खुले बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस पे पकता, प्रेशर कुकर में वो 120 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री सेल्सियस पे पकता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है, गैस बचती है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? तो प्रेशर कुकर जो है वो इसी प्रिंसिपल का यूज कर रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, अगर आप माउंटेन्स पे चले जाओ तो माउंटेन्स पर क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, पानी बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है। तो एट माउंटेन्स बॉइलिंग पॉइंट पानी का डिक्रीज हो जाएगा, इट में डिक्रीज टू एज लो एज लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोचिए बात को, जो मैगी अपन 2 मिनट में बनाते हैं ना, वो 2 मिनट की जगह 20 मिनट लगता है वहां पे पकने में, इतना ज्यादा, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस क्या पकेगा यार खाना, समझ में आई बात। इसलिए वहां पे प्रेशर कुकर और ज्यादा जरूरी है, ताकि कुछ तो बैलेंस आउट हो। ठीक है, अगली बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? अच्छा, इसमें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है ना, दूसरा एक और होता है, एक और चीज होती है, अगर हम इम्प्यूरिटीज ऐड कर दें, अगर हम इम्प्यूरिटीज को ऐड कर दें, तो एक चीज समझिए, इम्प्यूरिटीज ऐड करने का मतलब मैं यहां बोलना चाह रहा हूं कि ऐसी इम्प्यूरिटीज जो सोल्यूबल नहीं है। तो अगर हम इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं, वैसे सोल्यूबल हो तब भी चलेगा, बट फिर भी इम्प्यूरिटीज को जब ऐड करते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इम्प्यूरिटीज ऐड करने से ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यूं समझ लीजिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सॉलिड इम्प्यूरिटीज का मतलब हम सॉलिड इम्प्यूरिटी की बात कर रहे हैं। सॉलिड इम्प्यूरिटी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर इफेक्टिवली घट जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ जाएगा। इम्प्यूरिटीज ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले बात करते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर में समझिए 2 केसेस होते हैं। एक केस वो जहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, विच इज जनरली द केस। और दूसरा केस वो जहां पर लिक्विड का वॉल्यूम लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, दिस इज द केस विथ वाटर। ठीक है, हमें मालूम है आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आइस पानी जो है वो इस केस में आएगा और बाकी के जो चीजें हैं वो इस केस में आएंगे। अब समझिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी का 2 यूज होगा, एक तो वो एनर्जी से खुद का अपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, दूसरा एटमॉस्फेयर को धक्का लगाएगा। अब देखिए, अगर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसको एक्सपैंड होना पड़ा, उसने एटमॉस्फेयर को धक्का लगाया, प्रेशर को के अगेंस्ट वर्क किया, इसलिए उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में इंक्रीज होता है। बट अगर लिक्विड का वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर उसको दबाकर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, आइस को पानी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा प्रेशर। इसलिए अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो पानी में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम लिक्विड फेज में कम होता है, उसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? ये प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा मेल्टिंग पॉइंट में। दोनों तरीके के चीजों के साथ अलग अलग बिहेवियर होगा। आपके ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में ज्यादा वॉल्यूम है उनका अलग बिहेवियर होगा, जिनका सॉलिड स्टेट में कम वॉल्यूम है उनका अलग बिहेवियर होगा प्रेशर के रिस्पेक्ट में। दूसरी चीज है हमारी एडिंग इम्प्यूरिटीज। अब एक चीज समझिए बेटा, पिछले वाले पॉइंट के प्रेशर वाले पॉइंट में लिक्विड के वॉल्यूम में और गैस के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए यहां पर प्रेशर का इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। 60 डिग्री मतलब 40-40 डिग्री से फर्क पड़ जा रहा है आपके बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन
लिक्विड का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम में उतना फर्क नहीं होता, इसलिए यहां पर प्रेशर का इफेक्ट काफी कम होता है। इनफैक्ट आप प्रेशर को अगर बढ़ाकर 1 एटमॉस्फेरिक से बढ़ा दो, मतलब 1 atm से बढ़ा के 2 atm कर दो, तो उस केस में पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, पर कितना होता है 0.07 डिग्रीज। मतलब 1 एटमॉस्फेयर 1 atm प्रेशर से इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होकर हो जाएगा -0.07 डिग्रीज। इतना कम फर्क होता है, कम इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर का। वही प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत जबरदस्त होता है। हालांकि यहाँ पे इंप्योरिटीज का उतना इफेक्ट नहीं होता, बट मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, इंप्योरिटीज का काफी इफेक्ट होता है। अगर हम इंप्योरिटीज को बढ़ाएंगे, अगर हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मटका कुल्फी। मटका कुल्फी खाइए कभी, जो घर के बाहर आके बेचता है, मटके में रख के खाइए कभी। वो क्या करता है, मटके के अंदर आइसक्रीम फ्रीज कैसे, उसकी कुल्फी फ्रोजन कैसे है, क्योंकि मटके के अंदर जो पानी रखा है ना, वो पानी, जिस पानी के अंदर उसने डुबो के रखा है अपने कुल्फी को, उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है। उसने सही अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, कुछ इस तरीके से ऐड किया है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ड्रॉप होके -17 डिग्री सेल्सियस चला गया, -17 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो उस केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, इसलिए पानी 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे है, इसलिए उसके अंदर कुल्फी जमी हुई है। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, कॉपी हो गया ये? मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट में मेनली प्रेशर ही इफेक्ट डाल रहा होता है। ठीक है बेटा? आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Our next example is latent, so next topic is latent heat। देखिए क्या होता है बेटा, जब यूं समझ लो कि जब हम अपने सब्सटेंस का स्टेट चेंज करते हैं तो वो ऐसे ही फ्री में नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, जैसे आइस को मेल्ट करके पानी बनाना है और 0 डिग्री सेल्सियस बनाना है, कहाँ पे बनेगा ये? मेल्टिंग पॉइंट पे बनेगा, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट पे बनेगा। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनाएगा मेल्टिंग पॉइंट पर। तो इस प्रोसेस में कुछ हीट लगेगी, कुछ हीट लगेगा। क्यों? तभी ऐसा हो पाएगा, फ्री में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हीट रिक्वायर्ड to convert solid to liquid or liquid to gas is called latent heat। इसको लेटेंट हीट क्यों कहते हैं? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ हीट। लेटेंट का मतलब क्या हुआ है? छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा, सामने नजर नहीं आ रहा, मतलब हिडन है ये लेटेंट हीट। क्या है, ये सॉलिड भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, लिक्विड मतलब आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये हीट देने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, पर ये हीट टेम्परेचर में नजर नहीं आई, इस हीट से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने इसका नाम दिया है लेटेंट हीट। टेम्परेचर के हिसाब से दिखोगे तो बोलेगा हीट में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, हीट कोई मिली ही नहीं है, ये हीट टेम्परेचर एक्सेस पर नजर नहीं आएगी।
इसलिए इसको लेटेंट हीट हमने नाम दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज पर यूनिट मास। मतलब यहां पर जो लेटेंट हीट है वो तो टोटल हीट है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज पर यूनिट मास, मतलब हीट बाय मास है। एक्चुअली अब यूं समझ लो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। लेटेंट हीट को, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला हीट क्यू है, तो हम बोल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। ये आपका फॉर्मूला होगा। क्यू क्या है? टोटल हीट, जिसको लेटेंट हीट भी कह रहे हो, और एल क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसमें आपको हमेशा कभी भी स्पेसिफिक लेटेंट हीट टर्म यूज किया नहीं जाएगा, हमेशा लेटेंट हीट ही बोला जाएगा। तो ये भी लेटेंट हीट ही है, और लिखने के बोलने के लिए ये एल भी लेटेंट हीट ही। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया कब टोटल हीट के बाद, कब हमको टोटल हीट बताया गया और कब हमको लेटेंट हीट बताया गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बताया गया? ये हमें कब पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा बाय यूजिंग लुकिंग एट द यूनिट्स। अगर यूनिट आपकी कैलोरी है या जूल है तो इसका मतलब क्या है? ये आपको टोटल हीट क्यू दे रखा है। और अगर NIT है ये, और अगर आपकी यूनिट दे रखी है कैलोरी पर केजी या जूल पर किलो कैलोरी पर केजी या किलो जूल पर केजी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट होगा, एल होगा। समझ में आई बात? अब ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बेसिकली इसको आप LF से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, और दूसरा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये होगा LV, दिस इज फॉर द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब ध्यान दीजिए, मैंने दोनों जगह L यूज किया, मतलब ये बेसिकली स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। समझ में आई बात? इसीलिए, और कभी लिखा नहीं रहेगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बस लिख देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे। आपको यूनिट देख के समझना पड़ेगा कि किलो कैलोरी के आगे पर केजी है कि नहीं, किलो जूल के आगे पर केजी है कि नहीं, मतलब पर यूनिट मास की यूनिट है या नहीं है। अगर है तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, और अगर नहीं है तो फिर ओवरऑल हीट, टोटल हीट, मतलब टोटल लेटेंट हीट है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. ओके, अब H2O के लिए बता देते हैं। मैं बता देता हूँ मैं आपको जो नंबर आपको यूज करने, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो। H2O मतलब वाटर के लिए। अगर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करोगे तो ये होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी, और अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करोगे तो ये होता है 540 किलो कैलोरी पर केजी। एक्चुअली ये 78 पॉइंट समथिंग होता है और ये 536 पॉइंट समथिंग होता है, पर 80 और 540 करके अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम यही याद करते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? आइस से वाटर में कन्वर्ट करना। आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो 80 किलो कैलोरी यूज होगा पर किलोग्राम के लिए, और वेपराइजेशन में 540 किलो कैलोरी यूज होगा पर
केजी के लिए। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी हो गया? ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। थोड़ा सा नंबर से याद रख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, वापस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप अगर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करोगे तो कितना आया था? 80 किलो कैलोरी पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना आया था? 540 किलो कैलोरी पर केजी। एक चीज और याद रख लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन रहता ही है बट फिर भी याद रख लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 0.5 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का भी स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। मतलब बेसिकली अगर हम पानी को हीट करेंगे तो क्या क्या होगा। मैं पानी को नहीं, मैं आइस को हीट कर रहा हूं। मैंने आइस लिया है इनिशियली -20 डिग्री सेल्सियस पे। आइस तो नेगेटिव टेम्परेचर पे ही होगा ना, तो मैंने -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस कंसिडर किया है। उसको अगर मैं हीट दूंगा, देखिए इधर बता रहा है कि कितना हीट प्रोवाइड किया, इधर बता रहा है टेम्परेचर कैसे राइज किया। ये आपका -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, इसको हमने हीट किया। हीट करने से इसका टेम्परेचर राइज हुआ, राइज होकर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है ऑब्वियसली। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ये पहुंचा है, उसके बाद अगर मैं और हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या आइस का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा? क्या आइस पॉजिटिव टेम्परेचर पे आ जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आइस पॉजिटिव टेम्परेचर पे आता ही नहीं है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है। तो अगर मैं और हीट दूंगा तो क्या होगा? हीट देने से आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। हीट देने से आइस वाटर में कन्वर्ट होगा और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मैं हीट देता जाऊंगा, ये मैं आपका हीट प्रोवाइड करता जाऊंगा और आइस जो है वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बस आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इवन दो हमने कुछ हीट प्रोवाइड करी है। ठीक है, यहां पर कितनी हीट हमने प्रोवाइड करी, कोई बताएगा मेरे को? लेट्स से मेरे पास 1 kg आइस है। कंसीडर 1 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर कितनी हीट प्रोवाइड करी हम लोगों ने? Q1 को मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि Q1 आएगा कितना। कैलकुलेट करें, यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है। Q1 इज इक्वल टू मास 1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 किलो कैलोरी पर केजी इंटू डेल्टा टी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस, so that is equal to 2। 0.5 था ना, सॉरी 0.1 कैसे आ गया? 2 नहीं आया, 10 आया। दैट इज इक्वल टू 10 किलो कैलोरी। तो Q1 आ गया मेरा 10 किलो कैलोरी। मतलब ये जो वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, ये 10 किलो कैलोरी। इसके बाद हमने जब और हीट प्रोवाइड किया तो जब आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, इसमें हीट लगी कितनी? Q2। ये Q2 कितना है? इसको मैं मास इंटू लेटेंट हीट से कैलकुलेट कर लूंगा, ml। लेटेंट हीट कौन सा? फ्यूजन का, क्योंकि आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो Q2 हो जाएगा मास 1 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80, तो 1 इंटू 80
80 किलो कैलोरी। क्या हुआ है यहां पर आपका, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आपका 100% आइस है, यहां पे आपका 100% वाटर है। इस रास्ते में क्या हो रहा है, यहां पर समझ लो आधा आइस होगा आधा वाटर होगा, यहां पर थोड़ा ज्यादा वाटर होगा कम आइस होगा, यहां पे थोड़ा कम वाटर होगा ज्यादा आइस होगा। समझ में आई बात? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आइस वाटर में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि आइस और वाटर एक साथ रखे हुए हैं इसलिए दोनों का टेम्परेचर ही 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, अगर आइस और वाटर एक साथ कभी भी रखे हुए हैं तो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। चलो इसके बाद अब क्या हुआ, यहां पर 100% आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर फिर से राइज करेगा, पानी गर्म होगा। पानी गर्म होकर कहां तक जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का टेम्परेचर राइज करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। इसमें हीट लगेगी Q3 दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास कितना 1, स्पेसिफिक हीट कितना 1, डेल्टा टी 0 डिग्री से 100 डिग्री 100, तो ये आ गया आपका 100 किलो कैलोरी। ठीक है, Q1 पता चल गया, Q2 पता चल गया, Q3 पता चल गया। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, इसके बाद अगर आप और हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर और बढ़ नहीं सकता। अब वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये तो आपका जो भी आ गया, ये अपने निकाल लिया कितना है, दिस इज योर 100 किलो कैलोरी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेरा पानी कन्वर्ट होगा स्टीम में, वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में, लेकिन टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरीके से ये काम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या है, यहां पर है आपका 100% वाटर, यहां पे क्या हो गया 100% स्टीम, सारा का सारा पानी यहां से यहां जाते जाते स्टीम में कन्वर्ट हो गया। यहां तक आधा पानी था आधा स्टीम था, और ये टोटल हीट ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q4 इज इक्वल टू ml ऑफ, फ्यूजन नहीं होगा इस पर, क्या होगा वेपराइजेशन होगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 540, तो 540 किलो कैलोरी। अब जाके आपका सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद अगर आप और हीट प्रोवाइड करोगे तो गैस का टेम्परेचर राइज करेगा, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका स्लोप ज्यादा होगा कम होगा ये निकालना दूसरी चीज है। क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट में आपको पता होगा अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हीट का कंजम्पशन होता है। आइसोथर्मल में अलग हो जाएगा, एडियाबैटिक में अलग हो जाएगा, आइसोबारिक में अलग हो जाएगा, आइसोकोरिक में अलग हो जाएगा। तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, बट केमिस्ट्री में नाम सुने हुए, राइट? यस सर। यस सर। तो इसके बाद कौन से रास्ते से हीट बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा हीट प्रोवाइड करने पे, तो डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर कि आइसोथर्मल है कि आइसोबारिक है कि आइसोकोरिक है ना, है ना। तो ये आपका हीटिंग कर्व ऑफ वाटर हो गया, समझ में आई बात? कॉपी कर लो इसको। कॉपी हो गया? तो लेटेंट हीट कैसे वर्क करता है समझ में आया सबको? चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगला टॉपिक हमारा
अगला टॉपिक नहीं, अगला क्वेश्चन ही होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। सॉल्व करिए इसको, खुद से ट्राई करिए तो। -40 20 20 80 100 100 100 200 200 140 740 14 ठीक है। हुआ? बेटा स्टीम तो -40 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो सकता है ना, तो स्टीम को तो 100 डिग्री सेल्सियस में बनाना पड़ेगा। बस जस्ट स्टीम में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जाना नहीं है ना। क्या करेंगे, 3 किलो आइस है, -40 डिग्री सेल्सियस पर है, हम इसे स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली हम इसे स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप यूँ समझ लीजिए 3 kg आइस को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करके जाएगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर आप इसे और हीट प्रोवाइड करोगे तो ये आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होके हो जाएगा 3 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और हीट प्रोवाइड करोगे तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर कन्वर्ट हो जाएगा 3 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में। और फिर अगर आप इसे हीट करते हो तो कन्वर्ट हो जाएगा 3 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहीं तक आपको पहुंचना है, ठीक है। 3 kg आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस से 3 kg स्टीम कन्वर्ट करना है। कोई 3 kg आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस को 3 kg स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 4 स्टेप्स लगेंगे। चारों स्टेप्स की टोटल हीट हमें निकालनी होगी। तो पहले स्टेप की हीट Q1 हो जाएगी, क्योंकि आइस से आइस में जा रहा है, Q1 हो जाएगा ms डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू मास कितना है 3 kg। आइस का स्पेसिफिक हीट यूज होगा 0.5 किलो कैलोरी पर kg, इंटू डेल्टा टी हो जाएगा -40 से 40, -40 से 0 40, दैट इज इक्वल टू 60 किलो कैलोरी। इसके बाद आइस को कन्वर्ट करना है हमें वाटर में, तो इसके लिए लगेगा कौन सा फॉर्मूला, Q2 इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज इक्वल टू मास 3 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 किलो कैलोरी पर kg, दैट इज इक्वल टू 240 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके बाद 3 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को 3 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए नया हीट लगेगा, पानी को गर्म करना है, दैट इज इक्वल टू फिर से ms डेल्टा टी, बट इस बार s पानी का यूज होगा, दैट इज इक्वल टू मास तो 3 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू डेल्टा टी इज 100, दैट इज इक्वल टू 300 किलो कैलोरी, ठीक है। आफ्टर दैट हमें वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो इसके लगेगा हीट Q4, दैट इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज इक्वल टू मास 3 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं सॉरी वेपराइजेशन आएगा ना इस बार,
mass into latent heat of vaporization, that is equal to 3 into 540, that is equal to 1620 kilo calorie. So total heat लगी Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 is equal to 2220 किलो कैलोरी. ठीक है बेटा. समझ में आया कि नहीं आया? और इसी तरीके से यूज लिखना होगा, इसी तरीके से लिखेंगे, सबसे अच्छा तरीका, सबसे फास्टेस्ट तरीका है. ठीक है. आगे बढ़े. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. हुआ? किसी का तो आंसर आया होगा, बता दो. देखो भैया क्या है, हमारे पास है 2 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 2 किलोग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे. हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो क्या होगा? पहले तो ये आइस मेल्ट होगा, है ना. पहले तो ये आइस मेल्ट होगा. आइस मेल्ट होकर क्या बनाएगा? पानी बनाएगा. तो 2 kg आइस बनेगा, आइस नहीं, वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना. आयुषी, आपने बोला पानी एट 370 डिग्री सेल्सियस. आप खुद बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि पानी 370 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए? नहीं हो सकता ना. दीपान्विता, आपका आंसर भी गलत है. देखिए, 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया. इसके लिए हीट लगा Q1 इज इक्वल टू ml, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 80, दैट इज इक्वल टू 160 किलो कैलोरी. अभी हमारे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 740 किलो कैलोरी बचा हुआ है. हमारे पास जो पैसे थे 900 किलो कैलोरी, उसमें से हम लोगों ने 160 किलो कैलोरी खत्म कर दिया. 740 किलो कैलोरी बैलेंस है जेब में. अभी भी 740 किलो कैलोरी बचा हुआ है. ओके, कोई बात नहीं. हम अब पानी को गर्म करेंगे. पानी गर्म करके कन्वर्ट होगा पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा 2 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. इसमें खर्चा हुआ हीट Q2 इज इक्वल टू MS डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 नहीं, मास 2 था ना,
2 इंटू 1 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200 किलो कैलोरी। तो 740 में से 200 किलो कैलोरी और खर्च हो गई, कितनी बची? 540 किलो कैलोरी बची है बैलेंस में। अब अगर आप ये हीट पानी को दोगे तो पानी किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। पानी स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इसको 2 किलोग्राम स्टीम में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे हीट लगेगा Q3 इज इक्वल टू m इंटू एल, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 540। इतनी तो है नहीं, इतनी तो है नहीं, है ना? तो इसलिए पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, तो क्या होगा? तो होगा ये कि थोड़ा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? कितना पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा उसके लगाएंगे फिर से Q इज इक्वल टू एम एल ही लगाएंगे। दिस इंप्लाइज, अब Q पता है हमें 540 इज इक्वल टू मास है 2 इंटू लेटेंट हीट है, मास तो निकालना है, कितना मास कन्वर्ट हो ये तो निकालना है, इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट है 540 किलो कैलोरी पर के जी। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 kg पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 kg पानी ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा 1 kg स्टीम प्लस 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है, ठीक है। आयुषी 370 डिग्री में पानी नहीं जाता। और दीपान्विता आपने पूरा पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, वो गलत किया, ठीक है। ओके सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। टू kg water at 30 degree Celsius is poured on 1 kg ice at 0 degree Celsius. Find final temperature and composition of the mixture. इसमें क्या लगेगा? इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगेगा, है ना बेटा? ट्राई करिए। हुआ सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? देखो मेरे पास 2 kg वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस और 1 kg
आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेट्स से फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये वाला पानी सीधे T डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आइस सीधे T डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा क्या, कि पहले मेल्ट होगा? आइस पहले मेल्ट होगा, राइट। मेल्ट होके बनाएगा क्या, 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन दिस विल मेल्ट, इसका टेम्परेचर बढ़ के T डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यही होगा ना, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. लेट्स सी। आप एक बिगिनर को ऐसा लग सकता है कि ऐसा ही होगा, बट लेट्स सी सही में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं। इसने हीट गेन किया है Q1, इसने हीट गेन किया है Q2 प्लस Q3। तो मैं बोल रहा हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। यही बनेगी ना अपने इक्वेशन। Q1 कितना आएगा, 2 kg वाटर एट 30 से 2 kg वाटर एट T डिग्री, तो ms डेल्टा T 2 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा T माइनस 30 प्लस Q2 कितना है ml 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा 80, तो 1 इंटू 80 प्लस Q3 कितना हो जाएगा, फिर से ms डेल्टा T, तो 1 इंटू S1 इंटू डेल्टा T 30 माइनस 30 बोल रहा हूँ, 30 नहीं, फाइनल टेम्परेचर T है ना, तो T माइनस 0। इन दोनों का सम, तीनों का सम हो जाएगा 0, राइट। सो वी हैव, इसका मतलब ये हो गया कि 2T माइनस 60 प्लस 80 प्लस T is equal to 0. This implies 3T is equal to minus 20. This implies temperature T is equal to minus 20/3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, हाँ या ना? समझ में आया? बोलो ना Yes, यार। sir. ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव आ गया, तो हम बोल रहे हैं वाटर एट -20/3 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है ना बेटा? तो सर क्या करें फिर? क्या करें फिर? देखो बेटा, क्या करेंगे हम बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कभी भी इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। कैसे क्वेश्चंस को, जिसमें थोड़ा पानी है, थोड़ा आइस है, जहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज हो रहा है, उसमें हम कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से फाइनल कंडीशन मान के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से अक्सर ये एब्सर्ड आंसर आ जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये तरीका ही गलत है, और ये तरीका गलत है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ये आंसर। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार ये गलत तरीका कॉपी कर लें और लिख दें, बगल में क्रॉस मार दें कि दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ठीक है बेटा? कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमको ये क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सब कुछ पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले आइए। जितना भी चीज़ें हैं अलग अलग टेम्परेचर पे पड़ी हुई, सबको पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाइए, देखिए कितना हीट खर्च हो गया है, कितना हीट बचा हुआ है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी हीट आपके पास बची हुई रही, वो हीट सप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। कैसे, देखते हैं। आपके पास है 2 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, थोड़ा आइस है, थोड़ा पानी है, मतलब दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन सब चीज़ों का यूज हो सकता है। होगा कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज होगा, क्योंकि वेपराइजेशन तो जाएगा नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस तक तो जाएगा नहीं।
तो 2 kg वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस और 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि जो दोनों के बीच में जो फेज चेंज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसलिए हम दोनों को पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। पानी को देखो, आइस तो पहले से 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए उसमें उसके बारे में जवाब लाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं। इसके लिए हमने कैलकुलेट किया Q1, जिससे हम इस पूरे पानी को कन्वर्ट कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q1 आ गया मास 2 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। 0 माइनस 30 इज माइनस 30, दैट इज इक्वल टू माइनस 60 किलो कैलोरी। माइनस साइन क्या बता रहा है कि हीट हमें सप्लाई नहीं करनी पड़ी, हीट हमें मिल गई है। ठीक है, तो जब ये वाला पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है प्लस 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे पड़े हुए हैं, प्लस हमारे पास कुछ और भी है। क्या है, जब हमने इस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो ये जो माइनस 60 किलो कैलोरी है ये एक्चुअली खर्च नहीं हुआ, ये हमें मिल गया है, तो प्लस 60 किलो कैलोरी का बैलेंस भी बचा हुआ है ना। बचा है कि नहीं बचा? और हमने टोटल हीट सप्लाई करी है 0, इसमें से खर्च हुई है माइनस 60, तो हाथ में कितनी बची? 60 किलो कैलोरी बची है, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. अब मुझे बताओ, ये 60 किलो कैलोरी जब मैं इस मिक्सचर को दूंगा जिसमें थोड़ा पानी है थोड़ा आइस है, तो क्या होगा? Sir, latent heat of आइस मेल्ट होगी, टेम्परेचर पहले नहीं बढ़ेगा, पहले आइस मेल्ट होगी। तो ये 60 किलो कैलोरी पहले किसको मिलेगी? आइस को। तो आइस को जब मैं 60 किलो कैलोरी प्रोवाइड किया तो आइस मेल्ट हुआ। क्या पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए काफ़ी है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मास कितना है? 1 kg। हीट कितना लगेगा पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए? 80 किलो कैलोरी। हमारे पास है कितने? सिर्फ 60 किलो कैलोरी। तो हमने ये पूरी की पूरी 60 किलो कैलोरी इसको दे दी। इससे हम बोल सकते हैं दिस Q इज इक्वल टू ml, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 60/80, दैट इज इक्वल टू 3/4 kg। तो ये 1 kg आइस जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 3/4 kg। तो आइस मेल्ट हो गया तो वाटर हो गया, और 1/4 kg आइस बच गया, है ना बेटा? है ना? और ये तो आपका था ही था 2 kg वाटर, और ये सब कुछ कहां पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो दिस इंप्लाइज फाइनल कंपोजिशन कितना हो जाएगा? 2 kg वाटर प्लस 3/4 kg वाटर, मतलब कि 11/4 kg वाटर प्लस 1/4 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, हाँ या ना? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। ये देखिए कि हीट कहाँ से मिल रही है, कहाँ जा रही है, हीट अगर सप्लाई करेंगे तो किसको पहले मिलेगी। और ये सब करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? सब कुछ पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे, डिपेंडिंग ऑन कि मिक्सचर में स्टीम है या आइस है, वहाँ पर ले जाकर सारे काम करिए। ठीक है बेटा? Noted. आगे बढ़ रहे हैं फिर। 2 kg water at 70 degree Celsius is poured on ice, poured on 1 kg ice at 0 degree Celsius. Find the final temperature and composition of the mixture. बताइए फटाफट।
बताइए जल्दी जल्दी। देखो भैया क्या है, हमारे पास है 2 किलो वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, जीरो, सही आपका आंसर। हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेकर जाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ से कुछ हीट सबट्रैक्ट करेंगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो 2 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी। 0 डिग्री पे लेके गए ना, कहाँ टारगेट क्या हमारा, 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना हीट लगेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना, -70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -140 किलो कैलोरी। ठीक है, तो -140 किलो कैलोरी मतलब हम लोगों ने 140 किलो कैलोरी 140 किलो कैलोरी एनर्जी निकाली है। ठीक है, मतलब हमारी जेब में 140 किलो कैलोरी बचा हुआ है। साथ में 2 किलो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड ये तो है ही है 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हाथ में कितना है 140 किलो कैलोरी इन हैंड है। अब ये हीट किसको मिलेगी, पहले ये हीट मिलेगी आइस को मेल्ट करेंगे। तो ये हीट हमने आइस को दी, तो इससे आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए होगा, मास इंटू लेटेंट हीट 80। तो Q इज इक्वल टू ml लगाया, ये आया 80 किलो कैलोरी। हाथ में कितनी 140 किलो कैलोरी, तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे पहले से 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है ही है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, दिस इज 3 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन चुका है। प्लस हमारी 140 में से 80 किलो कैलोरी यहाँ खर्च हो गई, 60 किलो कैलोरी अभी भी बची हुई है। तो हम इसको 60 किलो कैलोरी और देंगे। हमने जब इसको 60 किलो कैलोरी और दिया, तो Q इज इक्वल टू, या 60, Q क्यों लिखेंगे, 60 पता है ना मैं, 60 इज इक्वल टू मास 3 kg इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू टी माइनस 0। दिस इम्प्लाइज टी आ गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट हो गया 3 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस में। फाइनल टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है इसका सॉल्यूशन। Yes. अब देखो यार, इतना मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप इतना नहीं लिखोगे, बट आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है, आपको दिमाग में ये सब करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, सब्जेक्टिव में ऐसे लिखो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े फिर, 5 सेकंड और दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच स्टीम इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg आइस। मतलब हाउ मच स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस आपको अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना स्टीम यूज करोगे जो जिससे कि आप 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट कर सको। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से m kg स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 kg आइस कहाँ पे लेना पड़ेगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो यही करना पड़ेगा, स्टीम को 100 पे लो, आइस को 0 पे लो। ठीक है बेटा, इसमें हमें आइस को मेल्ट कर देना है। तो आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा
1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उतने में ये सारा स्टीम खर्च हो जाना चाहिए। तो ये स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? पानी में। ना सिर्फ पानी में, बल्कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रखेंगे, उसका हीट भी निकाल के स्टीम आइस को दे देंगे ना। तो mkg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टीम इसमें कन्वर्ट हो जाए और आइस इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन का मतलब समझना पहले जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं आइस को मेल्ट करना, 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करना, तो ऐसा नहीं कि स्टीम का यूज किया, स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दिया, नहीं, स्टीम को भी तो स्टीम को मेल्ट कर रहे हैं, स्टीम को कंडेंस करके हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों छोड़े पानी को, उस पानी को भी 0 डिग्री पे लाएंगे और उससे जितना टोटल हीट निकलेगा उस हीट से हम आइस को मेल्ट कर देंगे। समझ में आई बात? ट्राई करिए कितना आएगा mkg, खुद से कैलकुलेट करके बताइए तो मेरे को। सही आंसर है बेटा आपका, कितना आएगा 1/8 kg या फिर 125 ग्राम्स। समझ में आ रहा है सॉल्यूशन? नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, मैंने मेरे ख्याल से लिखा हुआ क्लियर है। स्टीम पानी में कन्वर्ट हुआ, 540 m रिलीज किया, पानी 100 डिग्री सेल्सियस वाला 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया तो 100 m और रिलीज किया, टोटल रिलीज हुआ 640 m। ये 640 m आइस को मेल्ट करने के लिए काफ़ी होना चाहिए, दैट इज 640 m शुड बी इक्वल टू 80 किलो कैलोरी, मतलब m कितना होना चाहिए 1/8 kg या फिर 125 ग्राम। समझ में आई बात? हाँ या ना? जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच आइस इज रिक्वायर्ड टू कंडेंस 1 किलोग्राम स्टीम? सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है बेटा? खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि क्या आया। अभी के लिए क्लास ओवर है, ठीक है बेटा?